अब आता है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। ये बहुत जरूरी टॉपिक है और जो आपके राष्ट्रवाद के लेकर अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें ये बहुत ही मूल में है उसके कि आत्मनिर्णय। ठीक है, जब हम अंग्रेजी में इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। राष्ट्र क्या चाहते हैं? जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि राष्ट्र क्यों बनना चाहते हैं या राष्ट्र किस चीज के इच्छुक होते हैं, क्या तीव्र इच्छुक होते हैं, तो राष्ट्र किस चीज के इच्छुक होते हैं कि वो अपना भविष्य खुद तय कर सके और अपने अधिकार चाहते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मांग करते हैं कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता दी जाए। ठीक है, कि उसको एक पृथक राजनीतिक इकाई, जैसे भारत एक पृथक राजनीतिक इकाई है, बहुत बड़ा देश है। भारत के नीचे छोटा सा एक श्रीलंका देश है, वो भी एक अपने आप को पृथक राजनीतिक इकाई मानता है। भारत के बगल में बांग्लादेश, जिसको हमने 1971 में एक पृथक राजनीतिक इकाई की मान्यता दी थी। तो ये जो चीजें हैं, राष्ट्र क्या चाहता है? यही चाहता है कि हमें एक पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य का दर्जा की मान्यता दी जाए। ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ रहते आए हों और जिनमें साझी पहचान का बोध हो। ऐसे दावे स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से भी जुड़े होते हैं। अब अगर आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेंगे इसमें, कि पहले जो पूर्वी बंगाल है वह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1947 से 1971 तक। लेकिन क्योंकि वो एक अलग भूभाग था और उसमें रह रहे लोगों की एक अलग पहचान थी, क्योंकि पूर्वी बंगाल के लोग बंगला भाषा बोलते थे। ठीक है, उनका जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, वो ईस्टर्न बंगाल या जो वेस्टर्न बंगाल जो था, ठीक है, पश्चिमी बंगाल था, उनसे ज्यादा मिलता था। तो पाकिस्तान जो कि भारत के दूसरे छोर में है, पश्चिमी छोर पे है, वहां उर्दू या पंजाबी कल्चर बहुत ज्यादा था। पश्चिम बंगाल में बंगाली कल्चर बहुत ज्यादा था। लेकिन किसी कारण से जब ये दोनों भाग पाकिस्तान के रूप में उभरे तो पूर्वी बंगाल के हिस्से में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति महसूस हुई और उन्हें एक घुटन जैसी महसूस हुई। तो इसी को हम कहते हैं कि जब वो अपने आत्मनिर्णय के लिए जब उन्होंने आवाज उठाई, जब अपने, ठीक है, स्वतंत्र राज्य बनने की इच्छा को जाहिर किया, तो इससे क्या हुआ? उनको एक अंतरराष्ट्रीय समाज में नई पहचान मिली। अब ऐसे राज्य, ऐसे दावे जो आत्मनिर्णय वाले जो दावे हैं, ये 19वीं सदी के यूरोप के सामने आए थे। उस समय एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। ठीक है, कि भारत में भी यह बहुत जोरों पर है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्र की जो हमने 1947 में भारत एक राज्य के रूप में भी, राष्ट्र के रूप में आजाद हुआ और फिर 1950 में हम राज्य के रूप में भी स्थापित कर लिया, तो अब हम राष्ट्र राज्य के बाद हमारे अंदर सारे वो खत्म हो गए संघर्ष। अभी भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। भारत के अंदर ही अंदर खालिस्तान जैसा एक अलग टुकड़ा या खालिस्तान के बनाने की मांग चल रही है, जो कि अपने आप को एक स्वयं पृथक राज्य के रूप में या पृथक राष्ट्र के रूप में देखता है, और कनाडा में या कई जगहों पे उसके लिए लोग प्रदर्शन भी करते हैं। अब वारसाई की संधि, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वारसाई की संधि हुई थी, ठीक है, जिसमें मित्र राष्ट्र जो थे और जो ये अक्षांशीय देश थे, इनके बीच जब ये संधि हुई थी तो इसमें बहुत सारे जो अक्षांशीय देश जो थे, इनके जो उपनिवेशिक जो थे, जैसे जर्मन के थे, और इनका दावा था कि अब जो छोटे छोटे देश हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, उनको आप छोड़ देंगे। तो जैसे ही उनको आजादी मिली तो वह नए स्वतंत्र राज्य का गठन हुआ। ठीक है, और नई सीमाएं देशों में बनने लगी, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। अगर आपको विश्व की राजनीति में याद नहीं तो भारत की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो
1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो एक नई, क्योंकि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही राष्ट्र का प्रतीक थे, लेकिन आज़ादी के बाद इसका विभाजन हुआ और विभाजन के बाद हमने देखा कि बहुत सारी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गई, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार भी बनते हैं। इसके बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें। ठीक है, तो भारत में भी यह मांग आज भी चल रही है कि कई लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए और बाकी सबको दूसरे नंबर पर सिटीजनशिप देनी चाहिए, नागरिकता जो है वो दूसरी नागरिकता के रूप में देना चाहिए। ठीक है, तो ये आज भी संभव नहीं हो पाया, कई देशों में है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो ऐसी मांगों से बहुत ज्यादा मजबूत है और होने भी चाहिए। ठीक है, जो एक संस्कृति एक राज्य की जो मान्यता 100 साल पुरानी जो थी, उसको हम आज नहीं मानते और यह बहुत अच्छी बात है। तो अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे उस टाइम पे। ठीक है, क्या हमें ये चाहिए। अंत में हम राष्ट्र राज्य को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं। अब देखो, मैंने ऐसे ही कहा कि जब बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राष्ट्रों में जब एक बार वो ऑलरेडी राष्ट्रवाद का आंदोलन चल के और एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को गठित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। तो अब क्या है, देखो, पहले वो अपने अस्तित्व में किसी संघर्ष के बदौलत ही स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वो अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, या वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है या विचार विमर्श किया जा सकता है, वो डिबेट का एक अलग टॉपिक है। लेकिन बड़े राज्य, बड़े राष्ट्र क्या करते हैं, विरोध कर रहे हैं, वो अब और ज्यादा टुकड़ों में नहीं बंटना चाहते। तो ये एक विरोधाभास है। अब इसका समाधान क्या है, तो क्या हमें छोटे टुकड़ों में बंट जाना चाहिए, या जो भी मांग करता है एक अलग राज्य की, पृथक राष्ट्र की, उसको वो दे देना चाहिए? नहीं। तो आज दुनिया की सारी राजसत्ताएं इस दुविधा में फंसी हैं कि आत्मनिर्णय, जो 1914 के टाइम पे वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, उन्होंने ये नारा दिया था आत्मनिर्णय का, तो उस समय तो वो चीज ठीक लग रही थी, लेकिन आज इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आज ये एक समस्या की तरह हो चुका है हमारे लिए, हर कोई अलग चाहता है। तो बहुत से लोग यह महसूस करने लगे हैं, यह समाधान है कि नए राज्यों के गठन में नहीं, वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। ठीक है, लोगों को और स्वतंत्रता दो। तो इसी के आधार पर हम अपने जो पूर्वी उत्तर के राज्य हैं उनको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, नागालैंड के कई ऐसे समूह हैं जो अपने आप को, नागालिंग जिसे हम कहते हैं, अपने आप को एक पृथक राष्ट्र के रूप में देखते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें अलग दो। ऐसे ही असम में भी है, असम में है, बंगाल में है, जो बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं, अपने लिए एक अर्धक राज्य की मांग कर रहे हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, बहुत सारे अधिक लोकतांत्रिक अधिकार देते हैं, जो हम अपने यूपी, बिहार, इन राज्यों को नहीं देते इतने ज्यादा, उनको हम ज्यादा, उससे ज्यादा हम अधिकार देते हैं, ताकि वो एक अलग जो राज्य की मांग है या भारत से अलग होने की मांग ना करें। तो यही समाधान है। समाधान यह सुनिश्चित करने में ही है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सकें। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इसी पाठ में आपकी किताब के अंदर ही कुछ चीजें हैं जिसे हम केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो इस केस स्टडी को, या जो ये दे रखा है, इसको जरूर पढ़ें। ये बास्क है, बास्क में आत्मनिर्णय की मांग के बारे में बताया गया है, और इसको जरूर पढ़ें कि कैसे इसमें ये मांग की गई और क्या इसके मांगे थी, कैसे इसमें आंदोलन चला, किस तरीके से इसमें ये, क्या ये
एक राष्ट्र के रूप में जो इसकी मांगे हैं वो जायज़ हैं कि नहीं है, ये क्या है, वो सब इसमें है। इसको पढ़िए, ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही अ, हमारे जो बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक जो रहे हैं और दार्शनिक जो रहे हैं भारत के, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनका भी राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत अच्छा लेख है, इसको भी जरूर पढ़ना। ठीक है, जैसे इसकी पहली लाइन जो है ये बहुत अच्छी है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली स्थली तो मानवता है। ठीक है, मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। तो अब इन लाइनों से आपको क्या लगता है कि क्या वो देश विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं? तो आप इसका विश्लेषण खुद करिए और अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।